So welcome everyone again in the new session of class 9 in the new chapter that is improvement in the food resources. पिछले लेक्चर में हमने काफी कुछ कवर अप कर लिया था, ठीक है। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने अपना पिछला लेक्चर छोड़ा था। इरिगेशन तक हमने यहाँ तक अपना पुराना लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। नाउ हमें आज यहाँ से स्टार्ट करना है कि इरिगेशन के सोर्सेज क्या क्या थे, है ना। वहाँ पे हमने पढ़ा था वेल, ट्यूबवेल, रिवर, तो वो सब हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला है सोर्स जो हमें वाटर अपने खेतों को प्रोवाइड करने के लिए प्रोवाइड कर सकता है, दैट इज द वेल्स, ठीक है। वेल्स क्या होते हैं, देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेल्स, नेमली डग वेल एंड ट्यूब वेल, ठीक है। एक डग वेल होता है, मतलब ऐसा कुआं जो ऐसे गड्ढा सा रहता है, और एक ट्यूब वेल होता है जिसमें आप मोटर लगा देते हैं और वो मोटर अपने आप पानी को खींच करके लेके आता है, हमारे खेतों में सप्लाई कर देता है, ठीक है। तो ट्यूब वेल में मोटर यूज होता है और ये डग वेल्स में हमारे से पुली का यूज करके पानी निकालते हैं बाल्टी से, फिर अपने खेतों में डालते हैं, ठीक है। तो ये डग वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। डग वेल्स कलेक्ट वाटर फ्रॉम वाटर बेयरिंग स्ट्रेटा, whereas ट्यूब वेल्स कैन ट्रैप द वाटर फ्रॉम द डीपर स्ट्रेटा। स्ट्रेटा क्या होता है, सॉइल में अलग अलग लेयर्स होती है ना, अलग अलग लेयर्स को बोला जाता है स्ट्रेटा, ठीक है। तो जो हमारा डग वेल होता है वो एब्जॉर्ब करता है रेन वाटर, और उसमें जो जितना वाटर वो एब्जॉर्ब कर पाता है उतना ही पानी उसमें रहता है। लेकिन ट्यूब वेल में क्या होता है, मोटर लगा होता है तो वो अलग अलग स्ट्रेटा लेवल से पानी को अट्रैक्ट खींच करके लेके आएगा, ट्रैप करके लेके आएगा, एकदम डीपर से, बहुत गहराई से पानी को ऊपर लेकर के आता है, ठीक है। फिर होता है हमारा कैनाल्स, सेकेंड मोड जिससे हम अपने खेतों को इरिगेट कर सकते हैं। तो कैनाल्स रिसीव वाटर फ्रॉम वन और मोर रिजर्वियर और रिवर्स। कैनाल्स बेसिकली कैसे बनते हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं उनसे कट के छोटे छोटे बन जाते हैं कैनाल्स। तो ये इसी रिवर से ही पानी लेते रहते हैं और बाद में इसी कैनाल से कट करके हम अपने खेतों में पानी को सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिवर लिफ्ट सिस्टम। रिवर लिफ्ट सिस्टम में क्या होता है, वाटर इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द रिवर्स थ्रू पंप। अब कोई रिवर है, उस रिवर से डायरेक्टली वाटर अपने खेतों में सप्लाई करना उसको कहते हैं रिवर लिफ्ट सिस्टम, वो भी बाय द हेल्प ऑफ अ पंप, ठीक है। दिस सिस्टम इज यूज्ड फॉर इरिगेशन इन द एरियाज क्लोज टू द रिवर्स। ऑब्वियसली जो जगह पे खेत है हमारे उसी के आसपास से रिवर भी होके जा रही है तो वो सबसे बेस्ट वे होता है अपने खेतों को इरिगेट करने का, ठीक है। और टैंक में क्या होता है, दीज आर द स्मॉल स्टोरेज रिजर्वियर, मतलब टैंकर्स होते हैं जहाँ पे पानी को स्टोर करके रखा जाता है, उसमें से हम पानी को यूज़ करते हैं अपने खेतों को इरिगेट करने के लिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वही रेन वाटर जो भी रेन से हमारी बारिश होती है उसको पानी को उस टैंक में कलेक्ट किया जाता है, फिर बाद में उसी पानी को यूज़ करके इरिगेशन किया जाता है। तो एक तरीके से ये अच्छा भी होता है क्योंकि रेन वाटर वेस्ट नहीं होता इससे, है ना। तो ये सारे वो मेथड्स है जिससे हम अपने खेतों को इरिगेट कर सकते हैं। इट इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन द टैंक, सॉइल इरोजन, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न, थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड है अपना क्रॉपिंग पैटर्न, जिससे हम अपनी क्रॉप यील्ड इंक्रीज कर सकते हैं। इट इंक्लूड डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग क्रॉप टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट। इसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से अपनी क्रॉप को उगाते हैं जिससे हमें हाई अमाउंट में यील्ड मिलता है और मैक्सिमम बेनिफिट होती है, ठीक है। These different ways includes mixed cropping, intercropping, ठीक है। पहला है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है, growing two or more crops simultaneously on the same piece of land. For example, wheat plus gram, wheat plus mustard, groundnut plus sunflower. एक जमीन लिया हमने, उसी जमीन में wheat भी उग रहा है और उसी जमीन में ग्राम भी उग रहा है। इस टाइप की क्रॉपिंग को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग। एक साथ कई टाइप की क्रॉप्स ग्रो होती है, ठीक है। इससे reduces the risk and reduces the disease risk and gives some insurance against the failure of one of the crops, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये दोनों ही क्रॉप आपस में एक दूसरे को सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, ग्रोथ में एक दूसरे को बीमारियों से भी बचाने में हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो ये होता है मिक्स क्रॉपिंग, जहाँ पे एक ही फील्ड में हम कई सारे टाइप की क्रॉप्स को ग्रो करने रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड ऑफ द लैंड
डिफरेंट पैटर्न, मतलब यहाँ पे एक ही खेत में मिक्स करके उगा लिया, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, एक खेत को पहले डिवाइड करेंगे, यहाँ पे वीट उगाएंगे और यहाँ पे ग्राम उगाएंगे, ठीक है। एक खेत को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 अलग अलग क्रॉप उगाई। एक खेत को 4 पार्ट में डिवाइड किया, यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ, तो 4 अलग अलग हमने खेती कर ली। तो ये होता है अपना इंटर क्रॉपिंग, ठीक है। लेकिन ये क्या है, मिक्स क्रॉपिंग, एक ही फील्ड में बिना डिवीजन के एक साथ 2 से ज़्यादा क्रॉप उग रही, ठीक है। जैसे सोयाबीन, मेज, बहुत सारी क्रॉप है जिसको हम ऐसे उगा सकते हैं, ठीक है। A few rows of one of the crop alternate with a few rows, मतलब वही कि कुछ जगह पे हम अपनी खेत को वीट उगा लेते हैं, कुछ जगह में ग्राम उगा लेते हैं, तो ऐसे हम पार्टीशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे बिना पार्टीशन के 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप को उगाया जाता है, ठीक है। The crops are selected such that their nutrient requirement are different. अगर देखो मैंने यहाँ पे वीट उगाया और यहाँ पे ग्राम उगाया, दोनों अगर सेम न्यूट्रिएंट को यूज़ करते होंगे तो फिर इन दोनों में फाइटिंग हो जाएगी। अगर मैंने यहाँ पे सपोज ये भी नाइट्रोजन यूज़ कर रहा है और सपोज ये भी नाइट्रोजन यूज़ कर रहा है, और जब मैं इस फील्ड में नाइट्रोजन सप्लाई करूँगी तो दोनों में फाइटिंग होने लगेगी, दोनों फाइट करेंगे। ग्राम सोचेगा मैं ज़्यादा नाइट्रोजन का यूज़ कर लूँ, वीट सोचेगा मैं, तो इसलिए ऐसी क्रॉप को उगाना यहाँ पे जो ऐसी क्रॉप को उगाना जो कैसी होनी चाहिए, अलग अलग न्यूट्रिएंट को यूज करने वाली होनी चाहिए, ठीक है। अगर सेम न्यूट्रिएंट को यूज करेगी तो दोनों ही क्रॉप फेलियर में बदल जाएगी, ठीक है। इसीलिए क्रॉप ऐसे ही सेलेक्ट करना जहाँ पे न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो, ठीक है, सेम न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड नहीं होनी चाहिए। This ensures maximum utilization of the nutrients supplied and also prevent pests and disease from the spreading to all the plants belonging to the one crop in a field, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो उससे ये बेनिफिट होगा कि जो भी न्यूट्रिएंट मैं सप्लाई करूँगी, पूरा नाइट्रोजन ये यूज़ करेगा, पूरा फॉस्फोरस ये यूज़ करेगा, दोनों में फाइटिंग भी नहीं होगी और प्रॉपरली वो ग्रो भी कर जाएगी, ठीक है। तो जब प्रॉपर ग्रोथ होगी तो प्रॉपर उनमें इम्यून सिस्टम भी बनेगा, प्रॉपर वो अपने आप को रेजिस्ट भी कर पाएगी बायोटिक फैक्टर से, ठीक है। तो ये वे होता है क्रॉपिंग पैटर्न का, ठीक है। मिक्स क्रॉपिंग एंड इंटर क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग को थोड़ा और डिफाइन करते हैं, तो मिक्स क्रॉपिंग द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन वन पीस ऑफ लैंड प्री प्लांट सक्सेशन इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। यहाँ पे मिक्स क्रॉपिंग का हमको एक पैटर्न दिया है जिसको हम क्या क्लियर कर रहे हैं, क्रॉप रोटेशन। इसमें क्या होता है, एक फील्ड लिया हमने, यहाँ पे कुछ उगाया है, अभी सपोज वीट, ठीक है, वीट उग रहा है इधर। जैसे ही वीट की हार्वेस्टिंग होगी, नेक्स्ट हम यहाँ पे ऐसा प्लांट उगाएंगे जो एंटोफिक्स कर रहा है, ठीक है, एंटोफिक्सर यानी कि लेग्यूम पल्स प्लांट, जिससे क्या है, या कोई और भी प्लांट, मतलब क्रॉप को बदल के अगर हम अपने एक फील्ड में लगाएंगे तो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी, साथ ही साथ हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर एक ही क्रॉप बार बार कंटिन्यू हम करेंगे तो उससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाएगी, यील्ड भी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो क्रॉप रोटेशन इज द बेस्ट वे टू इंक्रीज द यील्ड बाय फॉलोइंग different crops in a different seasons but in the same land piece। एक ही जमीन पे अलग अलग क्रॉप को उगाएं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन, वो ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। जैसे इस फर्स्ट क्रॉप की ड्यूरेशन कंप्लीट हुई, तुरंत हम सेकेंड क्रॉप वहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है, जितने टाइम में वो फर्स्ट क्रॉप कंप्लीट होगी उसके बाद ही जस्ट नेक्स्ट क्रॉप हम ग्रो करेंगे। द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड इरिगेशन facilities decides the choice of the crop to be cultivated after one harvest। अब वो हमारी एक क्रॉप जब ग्रो कर दी जाएगी, उसके बाद हम सॉइल का टेक्सचर थोड़ा सा चेक करेंगे कि उसमें कौन सी क्रॉप उस सॉइल के टेक्सचर में ग्रो की जा सकती है, उतने मॉइस्चर में कौन सी क्रॉप इजीली ग्रो की जा सकती है, वो चेक करेंगे और उसके बाद ही हम दूसरी क्रॉप वहाँ पे ग्रो करेंगे, ठीक है। इफ crop rotation is done properly, then 2 or 3 crops can be grown in a year with a good harvest, ठीक है। और अगर क्रॉप रोटेशन की प्रैक्टिस अच्छे से फॉलो हो रही है तो एक ही पीस ऑफ लैंड में अगर शॉर्ट ड्यूरेशन वाली होगी तो कई बार हम इसी फील्ड में अलग अलग क्रॉप्स उगा सकते हैं, इनकी हार्वेस्टिंग भी अच्छी होगी ऑब्वियसली, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन है। क्यों? क्योंकि क्रॉप रोटेशन बदलता जा रहा है, ठीक है। तो क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट कैसे हो रहा है, क्रॉप को बचाएंगे कैसे, ये तो था क्रॉप को हम कैसे यील्ड बढ़ा चलो ग्रो कर लिया, न्यूट्रिएंट दे दिया, और उसके प्रोटेक्शन भी तो रिक्वायरमेंट है, तो प्रोटेक्ट कैसे करते हैं,
field crop are infected by many weeds, insect, pests and diseases. Weeds क्या होते हैं? कुछ ऐसे प्लांट हमारी वांटेड प्लांट्स के बीच में ग्रो हो जाते हैं, उनको अनवांटेड प्लांट्स भी बोला जाता है, उसी को वीड्स भी बोला जाता है। ठीक है, ऐसे प्लांट्स जो हमारे लिए अनवांटेड है, हमारी वांटेड क्रॉप के बीच वो अपने आप ग्रो कर जाते हैं, उन्हें बोलते हैं वीड्स। ठीक है, इंसेक्ट कीड़े लग जाते हैं हमारी फसल पे, पेस्ट भी आते हैं और डिजीजेस बीमारियां भी होती रहती हैं। ठीक है, तो पेस्ट कंट्रोल अगर हमको करना है तो हम कैसे करेंगे? इफ वीड्स एंड पेस्ट्स आर नॉट कंट्रोल्ड एट द appropriate time, then they can damage the crop so much that most of the crop is lost. अगर हम अपनी क्रॉप को टाइमली प्रोटेक्ट नहीं करेंगे ना, तो हमारी क्रॉप फेलियर में बदल जाएगी। ठीक है, क्रॉप फेलियर हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते। तो इसलिए हमें क्या करना होगा? अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करना होगा फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? पहले ये जान लो, अनवांटेड प्लांट। ठीक है, इन द कल्टिवेटेड फील्ड, जो हमने खेती की है उस जगह पे अपने आप ग्रो हुए अनवांटेड प्लांट, जिनको हमको जरूरत नहीं है, उन प्लांट्स को बोलते हैं वीड्स। उनको हम क्या करते हैं? हटाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रिएंट हम अपनी क्रॉप को सप्लाई कर रहे हैं वो वीड्स लेकर के ग्रो करने लग रहे हैं। हमारी क्रॉप को न्यूट्रिएंट ना मिलके वो वीड्स के पास चला जा रहा है, तो हमारी क्रॉप में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम वीड्स को रिमूव करना चाहते हैं, ताकि वो हमारे प्लांट की ग्रोथ को रिड्यूस ना कर पाए। अगर वो रहेंगे तो ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएगी हमारे क्रॉप की यील्ड। ठीक है, दूसरा है इंसेक्ट। इंसेक्ट कैन हार्म प्लांट बाय कटिंग रूट, स्टेम। ऑब्वियसली प्लांट के एक एक पार्ट को वो डैमेज करेंगे, जिससे हमारी पूरी प्लांट की प्रोडक्टिविटी इनडायरेक्टली कम हो जाएगी। ठीक है, पैथोजेंस वो ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो हमें या किसी एनिमल या किसी प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं। यहाँ बात हो रही है प्लांट्स की। प्लांट्स में बैक्टीरिया, फंगाई और वायरस तीनों ही डिजीज कॉज कर सकते हैं, इन्हीं को बोला जाता है पैथोजेन। ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोपिक है या मैक्रोस्कोपिक है, वो डिजीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैथोजेन। ठीक है, सेकेंड क्या है? स्टोरेज। क्रॉप को हम मतलब अपने प्रोडक्टिविटी को, जो हमें प्रोडक्ट मिला है अपने यील्ड से, उसको हम दो बार प्रोडक्शन करते हैं। एक जब क्रॉप हमारी ग्रो कर रही है तब, और जब हार्वेस्ट हो चुका है, स्टोरेज करने जा रहे हैं तब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? फॉर गेटिंग सीड्स सोनल फॉर फूड थ्रू आउट द ईयर, दे आर स्टोर्ड इन अ सेफ स्टोरेज। ऑब्वियसली जो अभी फसल हमने अभी उगाई है उसी को हमको एक साल में खाना है, एक साल तक स्टोर करके रखना है, नेक्स्ट सीजन तक स्टोर करके रखना है। तो ऑब्वियसली एक सेफ प्लेस होनी चाहिए, सेफ स्टोरेज होना चाहिए, नहीं तो हमारी हार्वेस्टेड ग्रेन्स भी खराब हो सकती हैं। हाउएवर ड्यूरिंग द स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स दे कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय वेस्टेड एंड वेरियस मीन्स। ठीक है, वो वेस्टेड भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, इसीलिए उनका बचाव उगने से लेकर के स्टोर करने तक करना चाहिए। ठीक है, कैसे बचा सकते हैं? बायोटिक प्रॉब्लम आ सकती है, उनसे बचाना चाहिए। मतलब हमारे जो हार्वेस्टेड प्रोडक्ट है जिसको हम स्टोर करने जा रहे हैं उसमें कीड़े आ सकते हैं। ठीक है, चिड़िया खा सकती है उसको, माइट्स आ सकते हैं, माइट्स उसको यूज कर सकते हैं, बैक्टीरिया लग सकता है, फंगी। ठीक है, तो ओवरऑल इन सारी बायोटिक, इन सारी लिविंग चीज़ों से हमको अपने प्रोडक्ट को बचाना चाहिए। स्टोर करते टाइम इन सारी बातों का ध्यान देना चाहिए कि जहाँ हम स्टोर करने जा रहे हैं वहाँ पे ये सारे लोगों की अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। एबायोटिक प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं? ड्यू टू नॉन लिविंग फैक्टर्स सच एज मॉइस्चर, इनअप्रोप्रिएट टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी क्रॉप में, जो हमको जो प्रोडक्ट मिला वो सड़ने लगेगा, मॉइस्चर आ जाएगा, उसमें अलग अलग माइक्रोब्स ग्रो करने लगेंगे। ठीक है, तो बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही फैक्टर हमारे स्टोर्ड मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसमें हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, फार्मिंग तो हम करते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट टाइप ऑफ फार्मिंग क्या होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्यों? क्योंकि ये ना हमारे लिए भी सेफ होती है, हमारे नेचर के लिए भी सेफ होती है, जिस सॉइल में उग रही है क्रॉप उसके लिए भी सेफ होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है? हम जो भी चीज़ का यूज़ करते हैं सब नेचुरल, कोई केमिकल प्रोडक्ट का यूज़ यहाँ नहीं होता है, नो केमिकल्स। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ही होता है से नो टू केमिकल्स, केमिकल्स को नो कहना, यही होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। से नो टू केमिकल्स, ठीक है, केमिकल को नहीं यूज करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग उसी को कहते हैं।
A farming system with minimal or no use of chemical as fertilizer, herbicide, pesticide, etc. with a maximum input of organic manures, recycled farm waste, use of bioagents such as neem leaves, turmeric specifically in the greens storage, biotic pesticides with healthy cropping system. मतलब क्या, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसे टाइप की फार्मिंग होती है जहाँ पे हम किसी भी केमिकल का बिना यूज़ किए या बहुत कम अमाउंट में यूज़ किए हम अपनी क्रॉपिंग को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, हमें अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है, उसे न्यूट्रिएंट देना है बिना केमिकल्स के। बिना केमिकल का न्यूट्रिएंट कौन देगा? मैन्योर सप्लाई करेगा। ठीक है, हम यहाँ पे बायोटिक चीज़ों, नेचुरल चीज़ों का यूज़ करके अपनी क्रॉपिंग को कंप्लीट करते हैं, इसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, तो ये लेक्चर हमारा यहाँ पे एंड होता है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए थैंक यू।